नमस्ते बच्चों। प्रबंध के उत्प्रेरक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला उत्प्रेरक तत्व वैल्यूज़ यानी कि मूल्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके हमने 3 भाग पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं गोल्स के बारे में। गोल्स यानी कि लक्ष्य। बच्चों, मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का बहुत अधिक महत्व होता है। मनुष्य जीता ही इसीलिए है क्योंकि उसके पास अनवरत कई सारे लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य को प्राप्त करता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा समाप्त करता है, उसके पहले तीसरा। इस तरह से लक्ष्य निरंतर ही चलते रहते हैं। अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, बच्चों और परिवार का भविष्य अच्छा रहे, संतोषप्रद रहे, इसके लिए भी कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से, इच्छाओं से, विगत वातावरण, विचारधाराओं और अभिरुचियों द्वारा होती है। तो बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे लक्ष्य के बारे में। जैसा कि हमने अभी बात की, लक्ष्यों की उत्पत्ति जीवन मूल्य, इच्छाओं, विगत वातावरण, विचारधाराओं तथा अभिरुचियों द्वारा होती है। लक्ष्य कहाँ से आते हैं बच्चों? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूल्य को लक्ष्य की माता कहा जाता है। हम अपने जीवन में किस प्रकार के और कैसे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं। जीवन मूल्यों के साथ साथ हमारी इच्छाएं क्या है, हम क्या जीवन में बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और पिछला वातावरण कैसा रहा, विचारधाराएं जो कि एट प्रेजेंट हमारे चारों तरफ रहती है, और हमारी अभिरुचियां क्या है। ये सभी लक्ष्यों को जन्म देते हैं और लक्ष्यों की उत्पत्ति यहीं से होती है। बच्चों, लक्ष्य जो होते हैं वो मूल्यों से अधिक स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, शिक्षा का। शिक्षा अगर आपका मूल्य है तो आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, और जनरली जब उच्च शिक्षा प्राप्ति का एक मूल्य होता है तो उसके साथ एक और मूल्य होता है बच्चों कि व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। जीवन में वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्वयं अपना अर्न करना चाहता है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता। अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा का मूल्य रखता है तो जीवन के उसके लक्ष्य भी वैसे ही वो निर्धारित करेगा। अगर शिक्षा लक्ष्य है, शिक्षा आगे से आगे अर्जित करनी है, तभी तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तभी आप सेकेंड ईयर भी करेंगे, थर्ड ईयर भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट आपका मूल्य शिक्षा थी या शिक्षा है, इसीलिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है आपका फर्स्ट ईयर क्लियर करना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है फर्स्ट ईयर क्लियर करके आप सेकेंड ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, और इस तरह से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है ग्रेजुएशन एक बेसिक स्टडी है जो कि आगे की और स्टडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो लक्ष्य आपने क्या निर्धारित किया? मूल्य शिक्षा है, इसलिए फर्स्ट ईयर क्लियर करना अभी आपका लक्ष्य है। तो फर्स्ट ईयर जो क्लियर करना है ये आपको अधिक स्पष्ट नज़र आ रहा है, निश्चित ये मूल्य आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों, क्योंकि आपने इसमें एडमिशन लिया है, आप इसकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो लक्ष्य को आप देख पा रहे हैं कि प्रथम वर्ष क्लियर करना मेरा लक्ष्य है। लेकिन शिक्षा आपका मूल्य है, ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा है ना? तो मूल्य जो होते हैं बच्चों अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, और लक्ष्य जो होते हैं वो मूल्यों से अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और आसानी से परिभाषित भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब आपने 12th में एडमिशन लिया था तो आपने 12th क्लियर कर लिया ना, आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और आपने आसानी से परिभाषित भी किया कि आप 12th पास कर चुके हैं। और जब आप 12th पढ़ रहे थे तब आपका लक्ष्य था 12th में पास होना, अच्छे प्रतिशत लाना। इसी तरह से अभी आपका लक्ष्य है फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर करना। तो आप इस चीज़ को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एट प्रेजेंट आपका क्या लक्ष्य है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम वर्ष में अच्छे अंक लाना मेरा लक्ष्य है। यानी कि आप इसे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। और जब आप फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। ठीक है बच्चों, लक्ष्य क्या होता है? एक उद्देश्य होता है।
जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं। आपने आपका लक्ष्य निर्धारित किया है बच्चों कि फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो ये क्या है? ये आपका एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिदिन लेक्चर अटेंड करना, प्रतिदिन उनको पढ़ना, नोट्स बनाना, समय समय पर रिवीजन करना, आप ये सभी कार्य करते रहेंगे, तभी आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा उद्देश्य होता है, लक्ष्य एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम निरंतर तत्पर रहते हैं। बच्चों, लक्ष्य जीवन के वे साध्य होते हैं। साध्य जो होता है बच्चों, वो अंतिम लक्ष्य होता है। साधन और साध्य में अंतर समझिए। साधन वे वस्तुएं होती है जो कि हमें अपने साध्य तक पहुंचने में मददगार साबित होती है। जैसे कि फर्स्ट ईयर आपका लक्ष्य है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति और परिवार प्रयत्नशील रहेगा। तो फर्स्ट ईयर क्लियर करना क्या हो गया? ये आपका जीवन का साध्य हो गया। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेंगे, आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, ये आपका साध्य है। और पढ़ाई, लेक्चर, बुक्स, नोट्स, ये सभी क्या है? ये सभी जीवन के साधन है जिनसे आप इस साध्य को प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं लक्ष्यों के वर्गीकरण के बारे में। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह से इन्हें बांटा जाता है। तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। सबसे पहले हम बात करते हैं तात्कालिक या अल्पकालीन लक्ष्य की। ये वो लक्ष्य होते हैं जो कि बहुत स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और अनगिनत होते हैं। कई सारे होते हैं ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लक्ष्य होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि हम दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे बच्चों, आज आप फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे, फर्स्ट ईयर में अच्छे परसेंटेज लाएंगे। किसके लिए? ताकि आपका ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज से हो सके। ग्रेजुएशन होना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा, 3 साल लगेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर आपका 1 साल का है। और इस फर्स्ट ईयर में प्रतिदिन पढ़ना ये अल्पकालिक लक्ष्य है। और फर्स्ट ईयर उस दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एक अल्पकालिक लक्ष्य की तरह कार्य करता है। इसी कारण परिवार दैनिक कार्य योजना इस प्रकार बनाते हैं बच्चों कि दीर्घकालिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो सके। यानी कि कुछ समय के छोटे लक्ष्य होते हैं, ये बहुत अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और असंख्य भी होते हैं। फिर होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। वैसे बच्चों, साधन समाप्ति लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये जो हमारे तात्कालिक और अल्पकालिक लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने का साधन मात्र होता है। ये लक्ष्य केवल साधन या निर्णय होते हैं। ऐसे लक्ष्य स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद पूर्ण हो जाते हैं। ये लक्ष्य न तो अल्पकाल में होते हैं और न ही दीर्घकाल में पूरे होते हैं। जैसे कि बिल का भुगतान करना, घर की सजावट करना या एक समय का खाना बनाना, ये सब कैसे लक्ष्य हो गए? साधन समाप्ति लक्ष्य हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य की। दीर्घकालिक लक्ष्य जो होते हैं, ये लक्ष्य जिनकी पूर्ति दीर्घकाल या लंबे समय में होती है, पूरा करने में इन्हें अधिक समय लगता है, दीर्घकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। और ये लक्ष्य बच्चों अधिक स्थायी होते हैं, इनकी पूर्ति भी धीरे धीरे होती है और इनको प्राप्त करने की विधियां भी कई प्रकार की होती हैं।
ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी ज़िंदगी भी छोटी लगती है। बच्चों जैसे कि परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा का ध्यान रखना, या फिर घर में हमेशा प्रेम और स्नेह का वातावरण बना रहना, और या हम कहें जैसे बच्चों की शादी या बच्चों की शिक्षा, ये सारे बच्चों दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं जो कि लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्य होते हैं। तो ये हमने पढ़ा लक्ष्यों का वर्गीकरण, जो कि 3 प्रकार से है: तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। अब हम बात करते हैं बच्चों लक्ष्यों की विशेषताओं की। लक्ष्यों की विशेषताएं हम बच्चे जैसे कि समझ चुके हैं कि लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। परिवार में व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, ये आवश्यकताएं निरंतर जन्म लेती रहती है और लक्ष्य अपने आप ही निर्मित होते चले जाते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। समय पर आधारित से क्या मतलब हुआ बच्चों? समय पर आधारित से मतलब हुआ कि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कम समय में संपूर्ण हो जाते हैं, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो लंबा समय लेते हैं जैसे कि दीर्घकालिक लक्ष्य, और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो कुछ लक्ष्य कम समय के लिए, कुछ अधिक समय के लिए, और कुछ तुरंत पूरे होने वाले लक्ष्य भी होते हैं। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। इच्छा, रुचि, आवश्यकता इत्यादि में जब परिवर्तन आता है तो लक्ष्यों में भी परिवर्तन आ जाता है, और ये बच्चों की बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इन चीज़ों में परिवर्तन आने के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन आ जाता है, लक्ष्य में भी परिवर्तन आ जाता है। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्य से होती है बच्चों, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि लक्ष्य का जन्म ही मूल्य से होता है। तो जिस तरह के हमारे मूल्य होते हैं, मूल्य ही आधार बनाते हैं लक्ष्यों के उत्पन्न होने का। लक्ष्य से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। सुनियोजित लक्ष्य व्यक्ति की रुचि, अभिवृत्ति और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बच्चों, और साथ ही जीवन को सफल बनाते हैं, और सफल जीवन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास निश्चित रूप से होता है। लक्ष्य बच्चों व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, हर व्यक्ति का जो अपना अपना एक लक्ष्य होता है वो उसका व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो परिवार के सभी सदस्य मिल करके पूरा करते हैं। जैसे बच्चों एक तरह से सोचा जाए कि आपका फर्स्ट ईयर पास करना यह आपका एक व्यक्तिगत लक्ष्य है, आपको प्रथम वर्ष क्लियर करनी है, लेकिन ये लक्ष्य तब सामूहिक हो जाता है जबकि आपकी पढ़ाई के लिए आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी आपकी किसी न किसी रूप में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, क्योंकि तब वो पारिवारिक लक्ष्य का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें बच्चों, अगर घर में कोई पार्टी है या कई लोगों का खाना है तो परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं, तो ये एक सामूहिक लक्ष्य हो जाता है। तो लक्ष्य व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है। गतिशील से बच्चों यहाँ पर तात्पर्य है कि लक्ष्य निरंतर ही चलते रहने वाले होते हैं, कभी भी नहीं रुकते हैं, और एक लक्ष्य को प्राप्त करना किसी दूसरे लक्ष्य के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। लक्ष्य व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी होने चाहिए बच्चों, क्योंकि लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिसको पूरा करना संभव हो सके। सिर्फ ख्यालों में कोई बात सोचना और ऐसी इच्छा जिसे कि हम पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वो लक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि लक्ष्य व्यवहारिक होगा और यथार्थवादी होगा, तभी उसे पूरा करना संभव होगा और उसे शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकेगा। जैसे कि बच्चों हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर की ही बात लेते हैं, आप फर्स्ट ईयर क्लियर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य आपका व्यवहारवादी और यथार्थवादी लक्ष्य है बच्चों, क्योंकि इसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं, इसके लिए आप मेहनत भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास साधन भी हैं। क्योंकि जब आपने इस लक्ष्य का निर्धारण किया तो जो आपने योजना बनाई और जो निर्णय लिया वो आपने अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया होगा। बच्चों लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं।
समाज में प्रचलित रीति रिवाज और परंपरा और संस्कृति जो हमारी होती है ना, वो लक्ष्यों को प्रभावित करती है। क्योंकि बच्चों, हम समाज में रहकर के ही अच्छा बुरा सही गलत सीखते हैं और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। व्यक्ति वही कार्य करना चाहता है बच्चों जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और समाज से प्रभावित होता है। पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन के साथ साथ बच्चों लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। पारिवारिक जीवन चक्र जैसे कि हम बात करते हैं, प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होता है और संकुचित अवस्था पर समाप्त होता है। अब क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में परिवार के पास कई सारे कार्य, 2 जने होते हैं, 2 जने मिलकर परिवार का प्रारंभ करते हैं और जीवन को आगे चलाते हैं, तो उस समय जो लक्ष्य होते हैं ना बच्चों, वो अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही विस्तारित अवस्था आती है, यानी कि परिवार में बच्चों का आगमन होना, परिवार में जैसे ही बच्चों का आगमन होता है, तुरंत परिवार के लक्ष्य बदल जाते हैं। अब बच्चों को ध्यान में रख कर के ही बातें सोची जाती है और कार्य किए जाते हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र में यहाँ परिवर्तन हुआ, लक्ष्यों में परिवर्तन हो गया। फिर जैसे ही विस्तारित अवस्था समाप्त होती है, बच्चे अपने काम से निकल जाते हैं, सेट हो जाते हैं, शादियां हो जाती है, उसके बाद आ जाती है संकुचित अवस्था। फिर से परिवार में वही 2 सदस्य रह जाते हैं जिन्होंने कि परिवार प्रारंभ किया था। तो बच्चों, अब जो उनके लक्ष्य होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। पहले जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है प्रारंभिक अवस्था में, तो धन कमाने की इच्छा, जीवन को बहुत अच्छे से जीने की इच्छा, लालसा मन में होती है। विस्तारित अवस्था में वो जिम्मेदारियों के साथ लक्ष्यों में परिवर्तन आ जाता है और संकुचित अवस्था में क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम रह जाती है, तो उस हिसाब से भी बच्चों लक्ष्यों में परिवर्तन आ जाता है। इस समय मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य रहता है बच्चों। तो ये सब हमने पढ़ी अभी बच्चों लक्ष्यों की विशेषताएं। इसी के साथ बच्चों हमारा लक्ष्य का ये अध्याय यही समाप्त होता है। और बच्चों, एक बात यहाँ पर हमें समझ लेनी चाहिए कि परिवार में लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता रहनी चाहिए। प्रेम, स्नेह और सुखद वातावरण में जीवन की गुणवत्ता और व्यक्तित्व के विकास के लिए लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए। लक्ष्य निर्माण करते समय हमें बच्चों लक्ष्य पूरा किया जा सके, यानी कि लक्ष्य व्यवहारिक हो, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे लक्ष्य सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट और विस्तृत होने चाहिए। बड़ों के मार्गदर्शन का हमें लाभ जरूर लेना चाहिए और मूल्यों को आधार मानकर ही हमें लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए। तो ये हमने लक्ष्य पढ़ लिए हैं। प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम मूल्य पढ़ चुके हैं बच्चों, और आज हमने लक्ष्य भी पढ़ लिया है। अब हम अगले अध्याय में, अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे स्तर। धन्यवाद।